ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 302 डीपी का सॉल्यूशन सामान्य हिंदी का। तो चलिए इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आप भी अपना कोई क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर बिल्कुल साफ फोटो और सीधा एक एक पेज का जो है आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। लेकिन आपकी फ़ोटो जो है आप देख रहे हैं जिसने भेजा है ये कितना साफ पेपर भेजा है, तो इस तरह का आप साफ पेपर भेज सकते हैं। तो आपका कोड है 302 डीपी, सामान्य हिंदी का 2022 का पेपर है। और इसके सॉल्यूशन हम इस वीडियो के दौरान देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से आंसर्स आपके होने वाले हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं, तो आपको लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर जो पहला आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें, ये यहाँ पे होगा अमरकांत। सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। आपने सभी ने टिक सही किया होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में भारत की एकता के रचनाकार हैं, तो भारत की एकता के रचनाकार जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है कल्पलता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर घ पाठ में निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो देखिए प्रोफेसर जी रेड्डी सुंदर रेड्डी की रचना, ये पहली वाली भी है मेरे विचार, दूसरी वाली भी है साहित्य और समाज, और तीसरी वाली भी है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं जी सुंदर रेड्डी की हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक ही रचना जो है जी सुंदर रेड्डी की नहीं है, वो चौथा ऑप्शन है। ये चौथा ऑप्शन जो है ये आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वो बोला है उसके हिसाब से तो ये आंसर इसमें बैठता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं होता तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट होता। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के आपके बोनस मार्क्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपके टीचर्स वगैरह सब इसके लिए कंप्लेंट जरूर डालेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सेकंड में, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना जो है आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा वैदेही वनवास। थर्ड ऑप्शन जो है महाकाव्यात्मक रचना है उनकी। इसके बाद में ख पार्ट जो है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो है सिद्धराज। यहाँ पर जो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगे जी को निम्नलिखित में से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ग ऑप्शन में जो है आपका कितनी नाव में कितनी बार, ये चौथा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है इसके लिए, जिसके लिए ज्ञान पीठ पुरस्कार उनको मिला था। आगे बढ़ते हैं घ पाठ में। तो घ पाठ में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। तो दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ड पार्ट जो है, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है। तो हिमालय जो है काव्य कृति है महादेवी वर्मा की। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर जो दिए गए गद्यांश के आधार पर जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे ये गद्यांश है, आपने देखा होगा, और इसमें अंडरलाइन जो है ये वाली यहाँ से अंडरलाइनिंग शुरू है और इनकी जो है आपको व्याख्या भी करनी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, राष्ट्र जन अपने अपने मानसिक भाव को किस रूपों में प्रकट करते हैं। तो साहित्यिक, कला और नृत्य, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्र जन अपने आप को अपने अपने मानसिक भाव को जो है प्रकट करते हैं। तो ये आंसर आपको लिखना था। इससे मिलता जुलता अगर आपने आंसर लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में दूसरा इसमें पूछा गया है, संस्कृति के आनंद पक्ष कौन स्वीकार करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। तो सहृदय जो इसका जिसका सहृदय है वही आपको ये सही आंसर लिखना था। उसके बाद में आपका नेक्स्ट ग पार्ट है, मानसिक और स्वास्थ्य कर शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो मानसिक का हो जाएगा मन से संबंधित, और स्वास्थ्य कर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य वर्धक। तो इस तरह से इसका अर्थ लिख देना था। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। लेखक जो है रेखांकित अंश में कहते हैं, विविध संस्कृतियों वाले राष्ट्र की सभी संस्कृतियां बाहरी दृष्टि से देखने पर अलग अलग दिखाई देती हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र अर्थात आत्मा होती है, जो संपूर्ण राष्ट्र की मिलीजुली संस्कृति को मुखरित करती है। और इस प्रकार किसी राष्ट्र के जो सबल अस्तित्व के लिए जो है इस प्रकार की एक सूत्रा जो है आवश्यक है।
तो ये आप यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा मिलता जुलता आंसर लिखते तो आपका ये रेखांकित पद की जो है अंश की जो है व्याख्या हो जाती। तो इस तरह से आपको बताना है। इसके बाद में उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम। तो ये इसका नाम जो है आपका गद्य गरिमा में संकलित भारतीय संस्कृति के अध्येता जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, तो ये निबंध है और जो इसका रचनाकार है वो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल है। तो बस ये दो चीजें लिखनी थी, एक राष्ट्र का स्वरूप और एक आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद में अथवा पाठ में भी फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के और इसके चुने गए आंसर्स आपको देने हैं। इसमें पूछा गया नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो नित्य नूतनता जो है सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिक सूचित करती है, प्रमाणिकता सूचित करती है। ये आंसर आपने लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में युग चेतना की शक्ति अभिव्यक्ति का साधन क्या है। तो भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और भाषा समाज जन चेतना एवं युग के अनुरूप सटीक तथा नईन मुहावरों को ग्रहण कर युग चेतना लाने का एक अथक प्रयास है। तो इस तरह का थोड़ा सा मिलता जुलता आपको जो है युग चेतना के बारे में लिखना था। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है अनोयोन अन्योन याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ जो है। तो यहाँ पर है एक दूसरे पर आश्रित और दूसरे का जो हो जाएगा परंपरागत, यानी परंपरा से चलाना या परंपरा से चलना। ठीक है, तो ये है आपका परंपरागत, जो परंपरा से चले आ रहे हैं वही परंपरागत होते हैं। उसके बाद में आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो लेखक के अनुसार भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता रमणीयता की द्योतक है। जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी और जो नवीन होगी उसमें रमणीयता भी रहेगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित है अथवा एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, उसको मौलिकता की मान्यता भी नहीं मिल सकती। इस प्रकार किसी भी कलाकार की रचना में व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस तरह से आपको लिखना था, एक आधा लाइन आप कम भी लिख सकते थे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो भाषा और आधुनिकता जो है ये आपका शीर्षक हो जाएगा और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है वो इनके लेखक हो जाएंगे। इसके बाद में दिए गए पद्यांश की आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पद्यांश से आपको कहते आते थे यह सभी नरदेह। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा है, आप देख रहे हैं रेखांकित शब्द हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ब्लर भेजा है जिसने ये पेपर भेजा है, बाकी पेपर उसने अच्छा भेजा है बच्चे ने। तो आठवां क्वेश्चन है नरदेही अभी तक क्या करते आ रहे थे। तो नरदेही जो है अभी तक यही करते आए हैं कि पुत्र कुपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती, तो यही कहते आए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका युग युग तक क्यों कठोर कहानी चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। तो केकई द्वारा स्वार्थ सिद्धि हेतु मांगे गए राम के वनवास तथा भरत के राज तिलक रूपी वरदानों की कठोर तथा युगों तक चलती रहेगी। यही चीज जो है इसमें एक बुरी हुई थी। इसके बाद में ग पाठ जो है गात्र तथा परमार्थ शब्दों का अर्थ बताना है। तो गात मतलब होता है देह शरीर या मोक्ष बोलते हैं और परमार्थ मतलब दूसरे के प्रति भलाई। इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आपको करनी थी। प्रस्तुत पद्यांश में केकई आत्मग्लानि में डूबी हुई कहती है कि अभी तक तो मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। किंतु अब सभी लोग यह कहेंगे कि विधवा के बनाए नियमों के विरुद्ध विधाता के बनाए गए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, माता कुमाता हो गई, अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया। तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया था और इसी को हमें व्याख्या करनी थी। इसके बाद में उपयुक्त कविता का शीर्षक जो है और कवि का नाम। तो शीर्षक तो आपको पता है कि कई का अनुताप हो जाएगा और जो इसके लेखक है वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। साकेत महाकाव्य से लिया गया है, ये आपको पता होगा। अथवा पाठ में जो है आपको फिर से यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार वाला ये वाला पैसे दिया गया है और इसके भी आंसर आपको करने हैं। तो हमने बहुत सारे आंसर्स बता दिए, इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। और यहाँ पर जो है आपका साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख करना है। तो इनके बारे में मैंने मॉडल पेपर में बताया था, अगर आपने मॉडल पेपर को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको इनमें से जो है आंसर्स लिखने को मिले होंगे। अगर आपने लिखे हैं तो अच्छी बात है।
और बहुत तरीके से आपने जरूर लिखा होगा। उसके बाद में आगे के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम। ध्रुव तारा तथा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है, पंचलाइट बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। इन सभी क्वेश्चंस को मॉडल पेपर में करवा चुका हूं। अगर मॉडल पेपर आप लोगों ने नहीं देखा था तो उसमें आपकी मिस्टेक है, अदरवाइज मैंने सारे जो मॉडल पेपर्स हैं आपके सॉल्व करवा रखे हैं। लिखित रूप से आप उनको देखोगे तो आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे रश्मि रथी के बारे में भी मैंने बता रखा है, रश्मि रथी के सर्ग के बारे में बता रखा है मैंने, आलोक व्रत के बारे में भी मैंने बता रखा है, अथवा में आलोक व्रत काव्यखंड चतुर्सर्ग भी सब कुछ बता रखा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। सत्य के जीत के बारे में जो पूछा गए हैं क्वेश्चंस ये बताने हैं। त्यागपाथी जो है इसके बारे में जो है आपको बताना था, और सुवर्ण कुमार के बारे में बताना था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपने मॉडल पेपर पढ़े थे। और दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है, तो यहाँ संस्कृत का पद्यांश है, इसका अनुवाद आप कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमने दिए हैं। बड़े क्वेश्चनों को छोड़ करके छोटे क्वेश्चन जितने भी आंसर्स बनते हैं, जिनके भी आंसर्स आपको लिए जरूरी है, जो आपको चाहिए थे, वो सारे हमने डाले हैं। यहाँ पर जो है आपका निम्नलिखित मुहावरों की लोकोक्तियाँ बतानी है। तो इसमें देखिए आपको एक को लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। हमने यहाँ पे बताया है पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना या कामयाब होना, इसका कोई भी आप अपने हिसाब से वर्ड बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर जो है चापलूसी करना, खुशामद करना, मक्खन लगाना, यहाँ पे चापलूसी करना और खुशामद करना, इस तरह से ये इनके सभी के मैंने यहाँ पे जो है आंसर लिखे हैं कि इनका मतलब क्या होता है। और इन्हीं वाक्यों को यूज करके जो है आपको एक एक इन्हीं मुहावरों को, लोकोक्तियों को यूज करके एक एक वाक्य बनाने थे। अपने हिसाब से कोई भी वाक्य लिख सकते थे। अगर मैं कोई वाक्य या बना के भी लिख देता तो जरूरी नहीं कि आपने वो लिखा होता। तो इसलिए यहाँ पे आपको मतलब पता होना चाहिए और फिर उसके बाद में एक वाक्य उदाहरण के साथ लिख देना है। इस तरह से आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो 10वें क्वेश्चन का क खंड है, इसमें पहले पार्ट में पूछा गया अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा अंतः प्लस आत्मा, ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें नरेंद्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो नरेंद्र का सही संधि विच्छेद नर प्लस इंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पवित्रम का सही संधि विच्छेद बताना है। तो पवित्रम का सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा आपका ओ प्लस इतरम। तो द ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद खंड ख में आते हैं इसके। तो यहाँ पर जो है आपसे दिए गए विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। तो आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आपको बताना है कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो इसमें आत्मना में आपका तृतीय विभक्ति और एक वचन है, तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट इससे पूछा गया है नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा द, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर जो है लास्ट वाला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद इसके बाद में जो 11th क्वेश्चन है, तो 11th क्वेश्चन का क पार्ट जो है निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें अभय अभय, तो यहाँ पे अभय और उभय, तो इसमें जो है आपको बिल्कुल सही अर्थ जो है बताना है इनमें ऑप्शन में कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो पहले का ऑप्शन जो है अभय और उभय का, ये हो जाएगा आपका निडर और दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है अंश और अंशु। तो इसमें अंश और अंशु में जो है आपका सही ऑप्शन जो सेलेक्ट करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका भाग और किरण, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका पार्ट है, जिसमें आपका निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। तो काल का यम, मृत्यु, समय, बेला, घड़ी, कुछ भी लिख सकते थे। आपने क्या लिखा है आपके ऊपर डिपेंड है। और चपला का दामिनी, विद्युत, चंचल और सौदामनी और बिजली, ये हो सकता है, इनमें से भी आपने कुछ लिखा होगा। और नाक का विषधर, भुजंग, काकोदर और सारंग, सर्प, सांप, इस तरह से लिखने थे, तो इनमें से आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा। उसके बाद में जो है आपका ग पार्ट, इसमें क्या है आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है आपका चयन करना है। तो इसमें जो है जिसकी गणना ना की जा सके, तो इसका जो आंसर है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा अगणनीय, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड वाला जंगल की अग्नि, यहाँ पर जो है इसका एक शब्द क्या होगा, तो इसका होगा दावाग्नि। तो यहाँ पर जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद में आते हैं आपके अन्य प्रश्नों की तरफ, जो आपका घ पार्ट है। निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो यह किताब 5 रुपए की है, तो यहाँ पर जो है इस किताब का यहाँ पे आ जाएगा, इस किताब का मूल्य या कीमत 5 रुपए है। इस तरह से आप इसको सही करना था, यहाँ पे क्या चेंज करना था, कीमत और मूल्य लगाना था, और यह की जगह इस किताब का जो है मूल्य 5 रुपए है, इस तरह के लिख देना है। और तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो तुलसीदास यहाँ पे सच्चे ईश्वर के भक्त थे, यहाँ पे सच्चे लगा दोगे आप पक्के की जगह। इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, तो इलाहाबाद जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, या फिर जाने के अनेक रास्ते हैं, अनेक आएगा, अनेकों नहीं आएगा। और आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, यहाँ पे अनुग्रहित का उच्चारण सही नहीं है, बस इसको सही करके हमें लिखना था, तो अनुग्रहित जो है यहाँ पे लिखा है, इस तरह से लिखना था। इसके बाद में आपका वीर और हास्य रस, अनुप्रास और उपमा अलंकार और दोहा और चौपाई, इन सभी को मैंने एक्सप्लेन किया था मॉडल पेपर्स में, आपने उनको देखा होगा तो आपने लिखा होगा। उसके अलावा जो विद्यालय के प्रबंधक को जो है अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र और होजरी की दुकान खोलने हेतु किसी बैंक शाखा से प्रबंधक को एक आवेदन पत्र जो है ऋण की मांग करने के लिए लिखना है। तो यहाँ इस तरह के हमने क्वेश्चंस पहले भी करे हैं और करवाए भी हैं। इसके बाद में जो है आपको एक अपनी भाषा शैली में जो है निबंध लिखनी है। यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्वलंत हैं और इन सभी को आपने पढ़ा होगा। और वन संपदा के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में, भारत में आतंकवाद और जनसंख्या नियंत्रण, इन तो चार नीचे वाले टॉपिक तो इंपॉर्टेंट थे ही, इनमें से आपने जरूर एक किया होगा। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को संतुष्टि मिलेगी, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।